Guys, in the previous lecture, we have discussed the rectangular resolution of a vector in 2 and 3 dimensional system. Guys, this is the third lecture on the chapter of vector algebra. In the first lecture, we have discussed this one, and in the second lecture, we have discussed this one. And in this lecture, we will start from the properties of vector, and let's see how much topics we have covering. Because of if the video is gonna lengthy, so I have to sort them. So देखते हैं कि इस लेक्चर में कितना हो पाता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स बिगिन फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर. सो गो टू द पॉइंट. ये सब हमने देख लिया था, ये सब क्वेश्चन हमने देख लिया था. अब जो हमारा अगला टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर. सो पहले प्रॉपर्टी हम किसका देखेंगे, एडिशन का, कि वेक्टर में का जो एडिशन होता है उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं. तो पहला प्रॉपर्टी होता है वेक्टर प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स के अंदर में जो हम एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे उसका जो एक प्रॉपर्टीज होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन. मतलब कि हम एक वेक्टर को ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं. दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर इन द एडिशन, कि अगर हम दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो उसे हम ट्रायंगल लॉ लगा सकते हैं. सो ट्रायंगल लॉ होता क्या है कि इफ अ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू कंसेक्यूटिव साइड ऑफ अ ट्रायंगल. जैसे यहाँ पर हमने एक ट्रायंगल बनाया है छोटा सा इजी. जैसे कि मान लो एक वेक्टर ये है और ये है. तो ये एक ट्रायंगल का दो साइड हो गया और ये कंसेक्यूटिव है. कंसेक्यूटिव कहने का मीन्स क्या है कि अगर एक वेक्टर इधर जा रहा है, सॉरी ये इधर, इसको मैं इरेज कर दूं, ये सही लाइन नहीं है. अगर एक वेक्टर इधर जा रहा है और ट्रायंगल में दो साइड तीन साइड होते हैं, तो ये वेक्टर इधर जा रहा है तो हमको इसके आगे इधर जाना चाहिए, ना कि इधर. तब हम इसमें ट्रायंगल लॉ लगाने के लिए तो हमको वेक्टर को रिवर्स करना होता है. तो कंसेक्यूटिव मीन्स यहाँ पे कहने का मतलब है कि अगर ये वेक्टर जा रहा है तो इस वेक्टर को किधर जाना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा, नो कि उल्टा. अगर उल्टा जाएगा तो फिर हम उसमें नेगेटिव साइन लगा करके उल्टा करेंगे. दिस इज व्हाट, उसे सब्ट्रैक्शन में हम लोग देख लेंगे. सो अगर दो वेक्टर है और एक ट्रायंगल का एक कंसेक्यूटिव दो साइड है, साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, देन देयर सम इज रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल. इसका जो तीसरा साइड ये है ना, ये इसका क्या होगा, सम होगा, बट इन अपोजिट डायरेक्शन. अब देखो हमने जो ये इसमें को थोड़ा सा स्ट्रोक इरेजर लेते हैं. अब जैसे देखो कि अगर मान लो हमारा एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, और तीसरा वेक्टर अगर हम कॉन्सिक्यूटिव की बात करेंगे तो कॉन्सिक्यूटिव हमारा किधर होना चाहिए, इधर होना चाहिए. लेकिन हमको कॉन्सिक्यूटिव यहाँ नहीं लेना, हम इसको क्या लेना है, इसका उल्टा लेना है इधर. और ये जो उल्टा लेंगे ना, यही इस दोनों वेक्टर का सम होगा, ये तीसरा साइड होगा, है ना. तो याद कीजिए जब हम कोऑर्डिनेशन यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये जो वेक्टर होगा थर्ड, ये जो हमने इसके उल्टा में देख रखा है सी, ये इस दोनों वेक्टर के सम के बराबर होगा. तो सी बराबर ए प्लस बी होगा. इसको हमने पहले भी देख रखा था कि अगर मान लो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यही हम अगर बना लेते हैं, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, इसको ओरिजिन मान लेते हैं. रुको, अगर मान लो कि हमारा एक ओरिजिन ये वाला पॉइंट है और यहाँ से इधर इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, तो हमने देखा हुआ था कि थोड़ा सा और बड़ा, तो ये एक्स एक्सिस था, ये क्या था, वाई एक्सिस था, और यहाँ पे कोई पॉइंट पी मानते हैं. तो अगर हम यहाँ से ए गए और फिर यहाँ से बी गए, है ना, तो ये जो होता था वो क्या होता था, तो ये आर मानते थे इसको, रिजल्टेंट वेक्टर या फिर पोजिशन वेक्टर. तो आर बराबर क्या होता था, ए आई कैप प्लस बी जे कैप. हमने यहाँ देखा हुआ था. ये भी क्या है आपका, ट्रायंगल लॉ को ही ऑलमोस्ट फॉलो कर रहा था. ऑलमोस्ट क्या, ट्रायंगल लॉ को ही यहाँ पे क्या हो रहा था, फॉलो कर रहा था. वही ट्रायंगल लॉ है और हमने वहाँ पे दूसरे तरीके से पढ़ा था, दूसरा चीज़ समझ के पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे दूसरा चीज़ को पढ़ रहे हैं, बट कंसेप्ट इज सेम. वहाँ पे भी ट्रायंगल लॉ लग रहा था. तो ये जो तीसरा से होगा ये क्या हो जाएगा, दोनों वेक्टर का सम होगा. दिस इज द ट्रायंगल लॉ. ओके, सो यहाँ पे दे रखा है दैट इज ए इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, सॉरी सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस बी. नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आता है अंडर एडिशन, कि वेक्टर दो वेक्टर का अगर हम एडिशन करते हैं तो वहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन भी लगता है. ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ने क्या देखा था कि ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है. नेक्स्ट हियर इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, ये भी फॉलो करता है. ये क्या कहता है, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम. एक मान लो पैरेललोग्राम, देखो यहाँ पे हमने रेक्टेंगल माना है. आप लोग बोलोगे सर पैरेललोग्राम है क्या, पैरेललोग्राम के ही अंडर में आता है रेक्टेंगल, ताकि इजी समझ में आ जाए. जब वहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर कैलकुलेट करेंगे तब वहाँ पे असली पैरेललोग्राम लगा के समझेंगे. बट रेक्टेंगल इज ऑल्सो पैरेललोग्राम, सो वी प्रीफर दिस पिक्चर टू बेटर अंडरस्टैंडिंग. तो इफ अ पैरेललोग्राम, ये दो एडजेसेंट साइड है एक पैरेललोग्राम का, जैसे मान लो एक पैरेललोग्राम है, तो ओ ए एंड ओ बी इज द एडजेसेंट साइड.
ओके, एडजेसेंट साइड क्या बोलते हैं कि जिसका द साइड हु मीट्स एट अ पॉइंट, एटलीस्ट एट अ पॉइंट, अगर एक पॉइंट पे दो साइड अगर मिल रहा है तो वो दोनों साइड क्या होता है, एडजेसेंट होगा। जैसे कि ये साइड एक ये वाला मतलब बी सी और ओ ए एडजेसेंट साइड नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि बी सी और ओ ए किसी एक पॉइंट पे नहीं मिल रहा है। और जैसे बी ओ और ओ ए एक एडजेसेंट साइड हुआ क्योंकि वो ओ पॉइंट पे क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो ये पहला स्टेटमेंट जो था कि एडजेसेंट साइड होना चाहिए किसी भी किसका, पैरेललोग्राम का, तो हमने एक पैरेललोग्राम ले लिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं, देन देयर सम इज दोनों वेक्टर ए और बी का जो सम होगा रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम का डायगोनल कौन होगा, ए सी, और ये जो ए सी होगा इस दोनों वेक्टर का सम होगा। पैरेललोग्राम हुज इनिशियल पॉइंट इज द सेम एज द इनिशियल पॉइंट गिवन टू द पॉइंट ऑफ द गिवन वेक्टर। मतलब ये जो डायगोनल होगा, ये डायगोनल का जो इनिशियल पॉइंट होगा वो इस दोनों वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट होगा वही होगा। तो ये जो ओ है वो इसका भी इनिशियल पॉइंट है, इसका भी क्या है, इनिशियल पॉइंट है। तो ये जो हमारा सम वाला वेक्टर आया है इसका भी इनिशियल पॉइंट कहाँ होगा, यही होगा। दिस इज नॉन एज द पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मतलब यहाँ ये जो लॉ है ये भी वेक्टर एडिशन फॉलो करता है, और ये इसी लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो कहीं ना कहीं ये ट्रायंगल लॉ ही है। देखो कैसे, इसका भी चिट्ठा खोलते हैं, बट है थोड़ा सा टर्म अलग कर दे, बट ये भी ट्रायंगल लॉ है। देखो ओ बी एंड ए सी इज इक्वल, तो हम ये जो वेक्टर है इसको उठा करके यहाँ रख देते हैं, इस वेक्टर को उठा कर कहाँ रख देते हैं, यहाँ पे। तो उठा कर रखने में क्या होगा, एक थोड़ा सा हम यहाँ पे एरो दे देते हैं। ये जो है, अब देखो कि ये एक, और इस पोर्शन को काट दो तो ओ ए सी, ट्रायंगल ओ ए सी, देखो ये एक वेक्टर है और ए सी एक वेक्टर है। तो ओ ए एंड ए सी इज द कॉन्सिक्यूटिव साइड। कॉन्सिक्यूटिव साइड का मतलब बताया था हमने अभी जस्ट ऊपर कि क्या होना चाहिए, एक दूसरे के साइड डायरेक्शन में होना चाहिए। और ये जो तीसरा है ये इसके अपोजिट जा रहा है, इसके ये अपोजिट जा रहा है ना। अगर कॉन्सिक्यूटिव होता तो इसको इधर आना चाहिए था, लेकिन कॉन्सिक्यूटिव नहीं जा रहा है तो अपोजिट जा रहा है। तो ये जो वेक्टर था इसको अगर सी मानेंगे तो सी बराबर क्या होता था, ए प्लस बी। ऊपर पढ़े था ना, ये क्या था, ट्रायंगल लॉ था। वही ऑलमोस्ट ये भी क्या है, पैरेललोग्राम लॉ भी यही स्टेटमेंट है। ओके, सो ये भी एक ट्रायंगल लॉ ही है, बट ये अलग टर्म पैरेललोग्राम के टर्म हम इलेबोरेट किए हैं। दिस इज व्हाट पैरेललोग्राम, बट कंसेप्ट इज एक्चुअली सेम। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, सी, वेयर ओ सी इज द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। ये ओ सी क्या है, पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा। तो ये थोड़ा सा इसमें पैरेललोग्राम इंट्रोड्यूस्ड हुआ है, पैरेललोग्राम में एक्स्ट्रा अनदर वेज हम इसको इलोबरेट किए, दैट्स इट। बट अगर हम ट्रायंगल लॉ लगाना चाहे तो यहाँ पे भी हम लगा सकते हैं। ओके, तीसरा पॉइंट इज एडिशन इन अ कंपोनेंट फॉर्म। व्हाट इज एडिशन इन द कंपोनेंट फॉर्म? अगर मान लो कि द वेक्टर्स आर डिफाइंड द टर्म्स ऑफ आई जे के, हमने बताया था आई जे के क्या होता है, आई इज द इट्स ऑफ द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर है, जे इज द यूनिट वेक्टर ऑफ द वाई एक्सिस एंड के इज द यूनिट वेक्टर ऑफ जेड एक्सिस। इफ ए इज इक्वल टू, आपको ये दिया है, बी इज इक्वल टू इतना दिया है, तो इसका जो सम होगा वो कैसे होगा, तो ईजी होता है, जो कि हम लोग कंपोनेंट फॉर्म में कहते हैं कि आप अगर ए प्लस बी को देखेंगे तो ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप प्लस बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप। अब यहाँ से देखो सेम जो कंपोनेंट होगा आई कैप वाला उसको हम एक साइड लिख सकते हैं, ए वन प्लस बी वन आई कैप प्लस, अब जे वाला सेम कंपोनेंट को हम एक साथ लिख सकते हैं, ए टू प्लस बी टू जे कैप प्लस, और तीसरा जो कंपोनेंट है ए थ्री प्लस बी थ्री के कैप। तो यही हो गया हमारा कंपोनेंट एडिशन इन कंपोनेंट फॉर्म। इसे हम एक कंपोनेंट फॉर्म में बोलते हैं, जो कि आपको यहाँ पे लिखा गया है। तो क्योंकि सेम कंपोनेंट वाले को हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज व्हाट, कि इसे हम कंपोनेंट फॉर्म में कह सकते हैं। तो ये भी लॉ फॉलो करता है कौन, हमारा वेक्टर। तीसरा, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन के कुछ और यहाँ पे प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या, इसमें बाइनरी ऑपरेशन लगता है, मतलब कि दो वेक्टर को अगर जोड़ेंगे तो तीसरा भी वेक्टर ही होगा। दो वेक्टर को अगर ऐड करेंगे तो तीसरा उसका जो सम होगा वो भी वेक्टर होगा। जैसे कि मान लो एक तो वेक्टर ए और वेक्टर बी को हमने जोड़ा तो इसका जो सम आया ये भी एक प्रकार का है, वेक्टर ही है। नेक्स्ट आता है कम्यूटेटिव, मतलब कि अगर दो वेक्टर को जोड़ते हैं तो अगर उसका ऑर्डर चेंज कर देते तो वो भी क्या होता है, बराबर ही होता है। मतलब ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, इसे कम्यूटेटिव बोलते हैं। तो वेक्टर फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ। नेक्स्ट आता है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव क्या होता है कि ए अगर तीन वेक्टर है और तीन वेक्टर में पहले बी प्लस सी को ऐड करके तब ए से ऐड करें
या फिर पहले ए प्लस बी को ऐड करके तब सी से ऐड करें, बात बराबर ही होगा, है ना। ये कहीं ना कहीं कम्युनिटी लॉ ही है, बट कम्युनिटी लॉ फॉर 3 वेक्टर्स, इसलिए इसे एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मीन्स क्या होता है, जैसे कि मान लो 0 और +1 करेंगे तो वैल्यू कितना रहेगा 1, तो 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी, 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। तो 0 यहाँ पे भी इसको ये फॉलो होता है। 0 वेक्टर इज द आइडेंटिटी फॉर द एडिशन फॉर एनी वेक्टर। अगर हम किसी वेक्टर में ए ऐड कर, मान लो ए एक वेक्टर है, देखो यहाँ पे साइन नहीं दिया है तो इसका मतलब ये मत समझना कि स्केलर है। साइन अगर नहीं दिया है तो इसका मतलब ये नहीं समझना कि स्केलर है, बट समझो कि एक वेक्टर है, उसमें अगर 0 दे दे तो इसके बराबर यही होगा। 0 क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी। जब अलजेब्रा पढ़ते हैं 5, 6, 7, 8 क्लास में तो ये सब चीज़ देखते हैं हम लोग, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, 0 कि मीन्स इसमें कोई भी वैल्यू ऐड करो वही वैल्यू होता है, तो इसलिए इसे 0 को एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, अगर किसी भी नंबर में 1 से अगर मल्टीप्लाई कर दो तो वही रहता है, तो 1 क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो जाता है। तो 0 क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट आता है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि द नंबर विच इज एडेड टू द गिवन नंबर दैट मेक्स 0। अगर मान लो कोई हमको 5 दिया है, इसमें हम क्या जोड़ेंगे जिसका वैल्यू 0 आ जाए, तो ऑब्वियसली इसमें माइनस साइन लगा दो, ऐड कर दो तो 0 आ जाएगा। तो ये जो हमने जोड़ा है ना, इसे बोलते थे एडिटिव इनवर्स। क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स। तो यहाँ पे भी एडिटिव इनवर्स यहाँ पे भी फॉलो होता है। फॉर एनी वेक्टर ए इट्स नेगेटिव वेक्टर माइनस ए एग्जिस्ट सच दैट ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू 0, दैट इज माइनस ए इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ द वेक्टर। तो जैसे हम लोग नॉर्मली यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे भी ये लॉ फॉलो करते हैं। नेक्स्ट आता है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। देखो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर और एडिशन ऑफ वेक्टर में कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहाँ पे एडिशन के सभी लॉ फॉलो कर एडिशन ऑफ वेक्टर को देखा। एडिशन ऑफ वेक्टर में हमने देखा था कि पैरेललोग्राम को भी फॉलो करता है, एडिटिव इन कंपोनेंट फॉर्म को भी अलाउ करता है, पैरेललोग्राम और फिर ट्रायंगल लॉ को भी अलाउ करता है। और उसके अगर एडिशन की कुछ प्रॉपर्टी देखें तो बाइनरी ऑपरेशन को भी फॉलो करता है, कम्युनिटिव को भी फॉलो करता है, एसोसिएटिव को भी फॉलो करता है, आइडेंटिटी भी होता है और इनवर्स भी होता है। नेक्स्ट आता है सब्ट्रैक्शन पे। सब्ट्रैक्शन क्या है, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। देखो अगर मान लो कि एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, तो इसका अगर सम निकालते हैं, जैसे मान लो ये ए है और ये बी है, तो ये क्या होगा सी। तो सी बराबर क्या देखे थे, सी वेक्टर बराबर देखे थे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब हम क्या कह रहे हैं कि एक दो वेक्टर ऐसा है, एक वेक्टर ऐसा है और एक वेक्टर ऐसा है, इसको हमको जोड़ना है। ये मान लो ए है और ये बी है, इसको कैसे जोड़ेंगे। हमने देखा था कि कॉन्सिक्यूटिव होना चाहिए, तो कॉन्सिक्यूटिव होना चाहिए लेकिन है तो नहीं। तो कॉन्सिक्यूटिव करने के लिए क्या कर सकते हैं, एक वेक्टर ए है और इसको अगर हम कॉन्सिक्यूटिव करने के लिए उल्टा देंगे तो माइनस भी हो जाएगा। हमने नेगेटिव वेक्टर ऊपर पढ़ रखा है, तो अगर हम इसको उल्टा देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस भी हो जाएगा, तो कॉन्सिक्यूटिव हो गया। और ये जो हमारा तीसरा वेक्टर होगा, इस दोनों का सम होगा, तो ए प्लस माइनस बी बराबर सी। सी इज इक्वल टू ये जो अगर हम इसका जो सी वेक्टर हो गया तो अब बराबर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। तो देखो ये एक प्रकार का एडिशन ही है बट उल्टा वेक्टर का है। तो सब्ट्रैक्शन इज ऑल अबाउट एडिशन, बट इनके भी कुछ अपना उसूल है, तो उस उसूल को भी हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे भाई इसका क्या उसूल है। पहला, if a and b are two vectors then their subtraction a minus b is the defined as a minus b बराबर a plus minus b, जो कि अभी हम जस्ट हमने बताया। फिर minus b is the negative form of b having magnitude equal to that of b and direction opposite to the b। हमने अगर अभी पढ़ा था a, हमने जो उसको उल्टाया था, सब कुछ सेम रहा, बस डायरेक्शन हमने क्या किया, उल्टा किया। तो माइनस लगाने से क्या हो जाता है, डायरेक्शन उल्टा हो जाती है। यही निगेटिव वेक्टर हम पढ़े हुए थे। इफ बी हैविंग द मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड में कोई दिक्कत नहीं होता है। तो ए बराबर यहाँ पे देखोगे ए आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के है और बी इज इक्वल टू बी वन आई बी टू जे प्लस बी थ्री के है। तो ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, वही कंपोनेंट फॉर्म ऑफ एडिशन कि यहाँ पे अगर प्लस करते थे तो ये भी प्लस हो जाता था और माइनस किए हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस। तो दिस इज द ऑल, इट इज़ ऑल अबाउट द वर्ड एडिशन। यहाँ पे फिगर दिया हुआ है कि मान लो हमारा एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर क्या है, बी है, तो यहाँ क्या हो जाता है, ए प्लस बी। अगर इसको हम उल्टा देंगे, इधर कर देंगे तो माइनस बी हो जाएगा, तो इसका सम क्या हो जाएगा, ए प्लस माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, ये सी। तो मतलब तो ए माइनस बी हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। तो सब्ट्रैक्शन हो गया यहाँ पे, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी होगा। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स ऑफ सब्ट्रैक्शन। ये इसका सब प्रॉपर्टी जो होता है वेक्टर एडी सब्ट्रैक्शन का अलग होता था। पहले हमने देखा था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ऊपर हमने क्या पढ़ा है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या देखा था, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, पर सब्ट्रैक्शन में ये नहीं लगता है, मतलब ए माइनस बी डजंट इक्वल टू बी माइनस ए, वही प्रॉपर्टी ये कह रहा है।
सेकंड प्रॉपर्टी, इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़े थे कि एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है बट सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। ए माइनस बी माइनस सी डजंट इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी, दैट्स इट। सिंस एनी वन, और यहाँ पे सिंस एनी वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज लेस देन द सम ऑफ ग्रेटर देन द डिफरेंस ऑफ द, देखो क्या कह रहा है ये ड्रॉइंग। अब देखो हमारे पास एक ट्रायंगल मान लेते हैं, ये रहा हमारा ट्रायंगल, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। अब देखो हमारा जो है ये ट्रायंगल का हमने देखा था कि ए प्लस बी ऑलवेज इक्वल टू क्या होता, ऑलवेज, सॉरी, ए प्लस बी ऑलवेज लेसर देन सी। ये जो दो ये हमने मतलब प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल हमने देखा था कि सम ऑफ टू साइड इज विल ऑलवेज द लेसर देन थर्ड साइड। थर्ड साइड से क्या होगा, हमेशा लेस होगा, मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे तो तीसरा, सॉरी आई अपोलोजाइज, बड़ा होगा। अगर दो साइड को, ट्रायंगल के दो साइड को जोड़ेंगे तो वो क्या होगा उसका सम तीसरे साइड से बड़ा होगा अगर जोड़ेंगे तब। अगर घटाएंगे तब तो a माइनस बी, अगर दो साइड को घटाएंगे तो तीसरा से क्या होगा, छोटा होगा। यहाँ पे उल्टा साइन लगेगा, तीसरा से क्या होगा, c से छोटा होगा। तो वही पॉइंट यही कह रहा है। यहाँ पे देखो हमने a प्लस बी, जैसे यहाँ पे मान लो इसको अलग तरीके से हटाना पड़ता है, वेट अ मोमेंट। अब जैसे देखो कि हमने एक वेक्टर एडिशन में देखा था कि ये अगर ऐसा है तो ऐसा होगा। अगर मान लो ये ए है, ये बी है, तो ये ए प्लस बी होता था, गॉट इट, ऊपर देखा था। तो तीसरा साइड क्या है, ए प्लस बी। तो ये जो ए प्लस बी होगा, ए और बी के सम से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। क्यों, हमने जस्ट पढ़ा था कि इसका लेंथ और इसका लेंथ, इस दोनों का सम इससे क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा अगर जोड़ेंगे तब। तो ये जो तीसरा साइड है ए प्लस बी, ये जो तीसरा साइड है ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ मैं, हमेशा मैग्नीट्यूड की ध्यान रखना। अभी वो जो होगा हमेशा इस पर्टिकुलर वेक्टर के मैग्नीट्यूड के सम से छोटा होगा, बराबर भी हो सकता है बट छोटा होगा, है ना। वही कह रहा है दूसरा प्रॉपर्टी, अगर इस दोनों को घटाएंगे तो ये इससे क्या होगा, बड़ा होगा, सॉरी इससे छोटा होगा। अगर घटाएंगे तब, जोड़ेंगे इस दोनों को, इसको और इसको जोड़ेंगे तो इससे बड़ा होगा, अगर इस दोनों को घटाएंगे तो इससे क्या होगा, छोटा होगा। तो ट्रायंगल हम लोग पढ़ रखे हैं, ये सब चीज़ होता है। चैप्टर सी, थर्ड प्रॉपर्टी, ए माइनस बी, ये जो ए माइनस बी होगा हमेशा उस दोनों वेक्टर साइड के सम के बराबर होगा। अगर मान लो कि देखो ये भी तो एक प्रकार का एडिशन ही है। जैसे कि मान लो हमारे यही एग्जांपल लेते हैं ना, यहाँ जो फिगर बनाए, कितना बार बार फिगर बना के टाइम वेस्ट करेंगे क्या। अब देखो ये जो हमारा साइड है, ये साइड क्या है, ए माइनस बी है। ये ए माइनस बी जो है इसका और इसके मैग्नीट्यूड के सम से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। इसके और इसके मैग्नीट्यूड का जो सम होगा उससे ये साइड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, छोटा होगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट, अगर मैग्नीट्यूड, अगर इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे और इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड को घटाएंगे तो हमेशा इससे क्या होगा, बड़ा होगा। गॉट इट। सो दिस इज व्हाट but I think there is no such any differences in these two, but almost are equal, but concept is different, so that's why we just introduced to you. नेक्स्ट आता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। देखो ये ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं है और नॉर्मल हम लोग बचपन से ही पढ़ते आए हैं कि 2+3 एंड 3+2, इसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, तो वहाँ पे भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है ना। तो ये सब चीज़ बड़ी चीज़ें नहीं है, बट है बहुत, हर जगह छोटे छोटे क्वेश्चंस, कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो कि आपको अगर ये कंसेप्ट नहीं पता तो बनता ही नहीं है। नेक्स्ट आता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। स्केलर मतलब हो गया 5, 5, 4, 3, एनी नंबर इज अ स्केलर नंबर। इफ ए इज अ वेक्टर एंड एम इज अ स्केलर, कोई एक एम एक स्केलर नंबर है, कुछ भी हो सकता है 3, 4, 5, दैट इज अ रियल नंबर, यहाँ लिख भी दिए। देन एम ए इज अ वेक्टर, अगर हम मान लो कि एक 5, 5 है और यहाँ पे 2 आई कैप है, आई कैप मतलब क्या होगा, एक्सेस की तरफ है, तो इसको हम ऐड मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो कुछ भी जो भी आएगा, क्या आएगा हम आगे देखेंगे, तो वो क्या होगा, एक वेक्टर ही होगा। वो क्या होगा, एक वेक्टर ही होगा। अब क्या कह रहा है, whose magnitude is m time vector whose magnitude is m times that of a and whose direction is the same that of a। और ये जो अगर आई कैप है, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, उतना टाइम्स हो जाएगा, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, है ना। बट उसका जो डायरेक्शन होगा वही रहेगा,
गॉट इट। अगर हम किसी भी स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके मैग्नीट्यूड उतना टाइम से बढ़ जाएगा बट डायरेक्शन वही रहेगा। तो अगर हमने इस वेक्टर को 5 से मल्टीप्लाई किया तो इसका मैग्नीट्यूड 2 जो है वो 5 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो 5 टाइम्स बढ़ने का मतलब 10 हो गया और डायरेक्शन आई कैप था तो आई कैप ही रहेगा, यही कहने का मतलब है। इफ m इज द पॉजिटिव एंड अपोजिट टू दैट ऑफ a इफ m इज नेगेटिव। अगर ये कह रहा है कि अगर हम निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तब क्या होगा, ये तो पॉजिटिव की बात करें तो अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। डायरेक्शन क्या हो जाएगा, उल्टा। जैसे कि मान लो कि हमने जब कार्टेशियन सिस्टम बनाते थे, ओरिजिन होता था तो ये प्लस एक्स, ये क्या हो जाता था, माइनस में आ जाता था। तो अगर मान लो कोई वेक्टर ए है जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, अगर इसमें मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो नेगेटिव डायरेक्शन में हो जाएगा। बस डायरेक्शन उल्टा होगा बट मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहेगा। बट प्लस माइनस करने से मैग्नीट्यूड में कोई इंपैक्ट नहीं आता, बस डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो अगर m एक पॉजिटिव इंटीजर है तो पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, तो m a हो जाएगा। अगर नेगेटिव हो जाएगा तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस m a हो जाएगा। लेकिन इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो हमेशा क्या होगा, सेम ही होगा। कोई दिक्कत? आई होप आपको ये क्लियर होगी। अच्छा, ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा और भी चीज़ से करता है, बताता है कि कैसे बताता है सर, वो देख लो। अगर मान लो कि हमने 5 को i से मल्टीप्लाई किया, 5 को 2i से क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था, तो जो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10i आएगा। इसका जब मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 10 ही होगा। अगर 5 इंटू 2i किए, पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालो तो 2 ही होगा, तो 5 इंटू 2 करेंगे तो 10 ही होगा। तो वही कंसेप्ट कह रहा है कि अगर हम पहले मल्टीप्लाई करके मैग्नीट्यूड निकाले या फिर पहले मैग्नीट्यूड निकाल के मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों क्या होगा, सेम ही होगा। अगेन इफ एग्जाम्पल दिया यहाँ पे, एक कोई वेक्टर है जो a1i प्लस a2j प्लस a3 के है और उसमें m से मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा, तो m a1i प्लस m a2j प्लस m a3 के। तो सिंपल सा m मल्टीप्लाई कर देना है स्केलर से, दैट्स इट। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, मतलब एक स्केलर से नंबर से अगर वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। पहला वैल्यू, अगर मान लो नेगेटिव डायरेक्शन कोई वैल्यू नेगेटिव वेक्टर है उसमें अगर मान लो स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर अगर कोई नेगेटिव वैल्यू है उसको अगर कोई पॉजिटिव वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों का वैल्यू क्या आएंगे, सेम ही आएंगे, माइनस m ही आएगा। अगर कोई m है उसमें n टाइम्स a ऑलरेडी है, मतलब एक वेक्टर है, मान लो एक वेक्टर है, ठीक है, ये 2 टाइम्स ऑलरेडी है, इसमें अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 a कैफ हो जाएगा। इसका अलग मैग्नीट्यूड होगा, इसका ये अलग स्केलर, ये अलग स्केलर है। तो अगर ऑलरेडी ये मल्टीप्लाई है उसमें ये एक्स्ट्रा स्केलर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी कोई वैल्यू दिक्कत नहीं है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके वो वेक्टर लिख दो, दैट्स इट। अगर दो वेक्टर को सम करके मल्टीप्लाई करते तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाता है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, पहले m को a से मल्टीप्लाई कर दो, m को b से मल्टीप्लाई कर लो। कीप इन द माइंड हमेशा ये जो ए बी है ये आपका वेक्टर है, ये क्या है, आपका वेक्टर है ना। अगर हम यहाँ पे माइनस m माइनस ए करेंगे तो माइनस माइनस जैसे हम नॉर्मल पॉजिटिव करते हैं तो ऐसे ही पॉजिटिव हो जाएगा। अगर दो नंबर है उस दोनों को जोड़ के मल्टीप्लाई करो या फिर पहले मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मान लो कि 5 प्लस 2i कैफ है तो क्या हो जाएगा, 7i कैफ हो जाएगा। या फिर आप 5 प्लस 2i कैफ है तो इसको 5i कैफ प्लस 2i कैफ, तो हमने अभी देखा था कि 5 प्लस 2i कैप होता था ऊपर जब एडिशन पढ़े थे, तो 7i कैप। आप ऐसे जोड़ के डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो या फिर ऐसे तोड़ के डायरेक्ट को, बात आपको क्या आएंगे, बराबर ही आएंगे। नेक्स्ट आता है टॉपिक रिजल्टेंट ऑफ अ वेक्टर। नेक्स्ट क्या आ जाता है, रिजल्टेंट ऑफ अ वेक्टर, वो क्या होता है। देखो वही पैरेललोग्राम था, पैरेललोग्राम हमने ये देखा था कि एक कोई मान लो कि पैरेललोग्राम में देखा था कि जैसे मान लो एक कोई वेक्टर q है, एक वेक्टर क्या है p है, इस दोनों के एंगल मान लो थीटा है। तो अगर इसका हम एक पैरेललोग्राम फॉर्म करें, इसका पैरेललोग्राम हमने यहाँ पे फॉर्म कर दिया, तो इसका जो क्या कहते हैं, हमने पढ़ा था कि इसका जो रिजल्ट डायगोनल होता है वही इसका क्या होता है, रिजल्टेंट होता है, या फिर इसके सम के बराबर होता है। तो सम के बराबर आता है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा वो कैलकुलेट करने हमको आना चाहिए। तो सिंपल सा फंडा है, विल डू दिस। अब जैसे देखो कैसे करेंगे, हमको ये r का ना मैग्नीट्यूड चाहिए, हमको क्या चाहिए, r का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो पैरेललोग्राम लॉ से हमको ये पता है कि r इज इक्वल टू क्या होगा, p प्लस क्यू, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो r बराबर क्या फॉर्मूला होता है, r बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। ये कहाँ से आया इसको हम डिस्कस करते हैं। अब देखो मान लो कि ये एक वेक्टर q वेक्टर है, तो ये भी क्या होगा, पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड बराबर होता है,
पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड क्या होता है, बराबर होता है भाई। ये पैरेललोग्राम से के बारे में आइडिया होना चाहिए आपको। तो ये जो बराबर है तो इसको हम ये मान सकते हैं कि ये भी क्या होगा, क्यू ही होगा, क्योंकि बराबर है तो ये भी क्यू वेक्टर के बराबर ही होगा। नहीं, तो जब ये क्यू वेक्टर के बराबर होगा तो हमने पढ़ा था कि पहले कि जब एक वेक्टर है उसके दो कंपोनेंट होते हैं। जैसे कि मान लो, वेट प्लीज, देयर इज अ डिस्टर्बेंस बिसाइड। तो ये क्यों ही होगा। तो हमने देखा था कि जब एक वेक्टर है ये वाला, जैसे मान लो आर वेक्टर था, तो इसके दो कंपोनेंट हैं होते थे, एक ये वाला कंपोनेंट, एक ये वाला कंपोनेंट। तो थोड़ा सा यहाँ से एक और चीज़ सीखते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा थोड़ा सा यहाँ से देख लेते हैं। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर जब पढ़े ही हैं तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में तभी यहाँ पे हम थोड़ा सा डिटेल में नहीं पढ़े थे, अभी देख लेते हैं। अब देखो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाय एच। तो बी क्या है यहाँ पे एक्स और एच क्या है आर। तो अगर हमको एक्स निकालना है तो एक्स बराबर क्या होगा, आर कॉस थीटा, है ना। अब देखो हम यहाँ से साइन थीटा निकालते, साइन थीटा बराबर क्या होगा, पी बाय एच। तो पी यहाँ पे क्या है वाई और एच क्या है आर, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा। तो यहाँ से हम दो चीज़ें देखते हैं कि जो वेक्टर एक आर है इसका जो दो कंपोनेंट, एक ये टूट रहा है और ये जो वाला जो कंपोनेंट है उसको हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये जो दो कंपोनेंट, एक ये वाला एक ये वाला है, दोनों सेम ही होगा। तो ये कंपोनेंट क्या होता था, आर कॉस थीटा। ये वाला कंपोनेंट क्या होता था, आर कॉस थीटा। और ये वाला कंपोनेंट क्या है, आर साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे जो Q है तो Q का दो कंपोनेंट उठेगा, एक कंपोनेंट ये होगा जिसे हम लोग क्या बोल देंगे, Q कॉस थीटा, और एक ये वाला कंपोनेंट से क्या बोल देंगे, Q साइन थीटा। तो ये और ये बराबर ही होगा, तो इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, Q साइन थीटा। कोई दिक्कत। हमको क्या निकालना था, ये R। तो अब देखो ये आपको एक पर पैथागोरस आ गया, ये वाला, ये पूरा जो हम जहाँ पे अभी कलर उसकी ये कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, पैथागोरस सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल होगा, यहाँ पे हम पैथागोरस लगाएंगे। तो आर वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो ये क्या है, क्यू साइन थीटा, ये क्या है, क्यू साइन थीटा, प्लस ये क्या हो जाएगा, ये पहले से पी था और क्यू कॉस थीटा एक्स्ट्रा ऐड हुआ, तो पी प्लस क्यू कॉस थीटा का स्क्वायर। कोई दिक्कत। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर क्या हो जाएगा, क्यू साइन थीटा। तो क्यू साइन थीटा प्लस हम ये जानते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर से, तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस थीटा प्लस 2pq कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि 2ab होता है तो 2pq कॉस थीटा। तो हम आर वेक्टर बराबर लिए लिख सकते हैं, तो क्यू साइन थीटा सॉरी क्यू स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर सॉरी इसका स्क्वायर होगा ना, ये साइड का स्क्वायर का सम होता है ना, तो ये भी स्क्वायर होगा। तो क्यू स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्यू कॉमन आ जाएगा, क्यू स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2pq कॉस थीटा, 2pq कॉस थीटा। एंड यहाँ पे एक पी स्क्वायर था तो पी स्क्वायर यहाँ पे ऐड कर दो। तो यहाँ से आर वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, क्यू स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर होगा प्लस पी स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। अब आर स्क्वायर जब हटाओगे तो आपको ये आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। ये इसका क्या हो गया, प्रॉपर प्रूफ हो गया। आप प्रूफ का स्क्रीनशॉट ले सकते हो या खुद से प्रूफ कर लो, सिंपल सा कोई नहीं है, जस्ट यहाँ पे कंपोनेंट बनाना है और एक इसको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, दैट्स इट, और फॉर्मूला लगा देना पाइथागोरस का। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रूफ में मेंशन नहीं किया था इसलिए हमको प्रूफ करना पड़ा, दैट्स टेक अ लॉन्गर टाइम, इट्स ओके। टाइम का क्या है, सीखने में तो टाइम लगता है और क्या। अब क्या निकालना है हमको, ये थीटा निकालना है कि कितना एंगल से एलिवेटेड है, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है कितना एंगल से ये क्या है, इससे उठा हुआ है ना। तो देख लेते हैं क्या होगा। अब देखो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, ये पूरा एक पाइथागोरस थ्योरम है, तो हमने पढ़ा था ये क्यू है क्योंकि ये इसके बराबर है, तो ये क्यू साइन थीटा था और ये क्या था, क्यू कॉस थीटा था। हमको ये अल्फा निकालनी है, एंगल निकालना है, तो टेन अल्फा निकाल देंगे। टेन अल्फा बराबर क्या होगा, ये क्यू साइन थीटा बाय पी प्लस क्यू कॉस थीटा। ये बेस हो जाएगा तो ये पी है और ये क्यू कॉस थीटा है, तो पी प्लस क्या हो जाएगा, क्यू कॉस थीटा। तो अगर यहाँ से अल्फा एंगल निकालना है तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स क्यू साइन थीटा बाय पी प्लस क्यू कॉस थीटा। तो यहाँ से हम एंगल ये निकाल सकते हैं। डिडक्शन व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ पी एंड क्यू बराबर इक्वल होगा, ये एक स्पेशल केस दिया हुआ है, ये क्या दिया है, स्पेशल केस दिया है कि ये वेक्टर पी जो है और वेक्टर क्यू है इक्वल होगा, मतलब
मैग्नीट्यूड बराबर होगा, डायरेक्शन डिफरेंट हो सकता है, मतलब पी बराबर क्यू। देन टेन अल्फा बराबर क्या होगा, पी साइन थीटा बाय पी प्लस पी कॉस थीटा। तो पी साइन पी का वैल्यू कितना हो गया, अगर मान लेते हैं 1 है, यहाँ पे क्या दे दिया, सॉरी यहाँ से p कॉमन आ जाएगा, तो p कॉमन आ जाएगा तो 1 प्लस कॉस थीटा, और ये p कट जाएगा तो साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। और इसको हम ये जो है फॉर्मूला होता है tan थीटा 2 का फॉर्मूला होता है, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बाय 2 हो जाएगा। और ये जो थीटा होगा ये क्या होगा आपका, ये एंगल को हम थीटा बोल रहे हैं, ये एंगल को क्या बोल रहे हैं, थीटा। मतलब आपका जो ये एंगल, ये थीटा, अपने ये वेक्टर और इस वेक्टर के बीच का जो एंगल है, ये वाला एंगल जो है वो क्या होगा, थीटा। मतलब अल्फा के अलावा जो ये एंगल है, ये इसे हम लोग क्या बोलेंगे, पूरा एंगल, मतलब जो दो वेक्टर है, ये दो वेक्टर कितना एंगल पे है वो थीटा ले लेंगे। तो जब ये दो वेक्टर बराबर होगा तो वो क्या होगा, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा इस थीटा के क्या हो जाएगा, मिड से निकलेगा, थीटा का मिड क्या निकलेगा, मिड से निकलेगा, मतलब इस एंगल को बीच को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। यही कंसेप्ट यहाँ पे कह रहा है कि हेंस द एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स ए एंड बी अलोंग द वेक्टर सम ए प्लस बी, दैट्स इट। दो वेक्टर है, अगर उसको वो बराबर है तो उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसके एंगल को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गई होगी। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, यहाँ से कंपोनेंट ऑफ वेक्टर मतलब समझ गए होंगे, हमको ये कंपोनेंट निकालना है, तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, y है, तो y बराबर क्या निकाल, y ये अगर हम कोसाइन थीटा लेते हैं तो y बाय क्या, p बाय h होता है, तो y बाय r हो जाएगा, तो r बराबर y बराबर क्या हो जाएगा, r साइन थीटा। यहाँ से हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इंटरनल बाइसेक्टर और एक्सटर्नल बाइसेक्टर। देखो वहाँ पे जब हम दो बाइसेक्टर पढ़ ही लिए हैं, तो इंटरनल बाइसेक्टर और एक्सटर्नल बाइसेक्टर पढ़ने में क्या ही जाता है। मान लो एक दो वेक्टर है ए, एक ए वेक्टर है और ये एक वे वेक्टर है। ये कोई वेक्टर जो इसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये जो बाइसेक्टर होगा इसके वेक्टर के सम के बराबर होगा, है ना। इसे बोल देते हैं इंटरनल बाइसेक्टर। क्या होगा, इंटरनल बाइसेक्टर। तो वही कह रहा है, द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर इज अलोंग द वेक्टर सम ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर्स। अगर मान लो कि दो वेक्टर है, एक ये वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, तो इसका जो एंगल बाइसेक्टर ये होगा, है ना। कोई दिक्कत, इंटरनल बाइसेक्टर एंगल किसी भी हो सकता है, बाइसेक्टर है तो। अब ये जो बाइसेक्टर होगा ना, इसका जो सम होगा, इसका सम किधर होगा, इसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में इसका बाइसेक्टर होगा। अगेन सुनो, ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, इसका सम किधर होगा, इधर होगा। क्यों, क्योंकि हम मान लेते हैं कि एक पैरेललोग्राम है, मान लेते हैं ये क्या है, पैरेललोग्राम, तो इसका सम किधर होगा, इधर ही होगा। और इस एंगल का जो बाइसेक्टर होगा वो भी किधर होगा, इधर ही होगा। तो यही कह रहा है कि इसका जो बाइसेक्टर होगा ना, इसके सम के अलोंग होगा, सम के क्या होंगे, अलोंग होगा, अलोंग द सम वेक्टर सम ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर, उस यूनिट वेक्टर के अलोंग के सम के अलोंग होगा, मतलब उसी डायरेक्शन में होगा। नेक्स्ट कह रहा है द एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज अलोंग द वेक्टर डिफरेंस ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग यूनिट। अब देखो ये जो एक्सटर्नल बाइसेक्टर है, मतलब ये एंगल है, एंगल का बाइसेक्टर ये होगा, ठीक किस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में आपका इसका डिफरेंस जाएगा। इसका डिफरेंस कैसे, जैसे मान लो वेक्टर ए है, इधर क्या हो जाएगा, माइनस ए। अब इस दोनों का जो सम होगा ये इधर होगा, इस दोनों का सम, अब ये b है और ये माइनस है, तो अगर b और a को माइनस a को सम करेंगे तो b माइनस a ही आएगा ना, तो डिफरेंस ही हुआ ना। तो इसका जो डिफरेंस होगा वो भी इसी डायरेक्शन में जाएगा जिस दिशा में ये बाइसेक्टर जा रहा है। तो वही कह रहा है, द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज अलोंग द वेक्टर डिफरेंस ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर्स। इस दोनों का वेक्टर का जो डिफरेंस होगा जिस डायरेक्शन में जाएगा उसी डायरेक्शन में इस एंगल का बाइसेक्टर जाएगा। तो दो फैक्ट यहाँ पे इंटरनल बाइसेक्टर और एक्सटर्नल बाइसेक्टर को हमने देखा। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, देखते हैं कितने क्वेश्चंस हैं, ऑलमोस्ट 5-6 हैं। नेक्स्ट आता है पोजीशन वेक्टर, तो हम पोजीशन वेक्टर को क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। यहाँ पे हमने क्या देखा, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर पढ़ा, फिर एडिशन ऑफ वेक्टर, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, बहुत सारी चीज़ें देखा। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो यू मे कमेंट बिलो, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा।